हाँ लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का इस मल्टीबैगर सीरीज को सफल बनाने के लिए और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम लोग जिस मल्टीबैगर सीरीज में स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं और लगातार आपने देखा होगा कि हम लोग एक से बढ़कर एक 60 वीडियोस का जो मैराथन लेकर आए पेनी स्टॉक्स में, उसमें जो सेलेक्ट करके रखे हैं ना, चाहे वो आईआरएफएससी हो ना, चाहे वो अडानी की बात हो, चाहे वो टाटा पावर की बात हो ना, इस तरीके से एक रेंज लिए हैं बहुत बेहतर। तो जितने नए नए व्यूवर्स हैं वो लोग समझ लें कि 60 प्लस वीडियोस का मैराथन पेनी स्टॉक्स लार्ज कैप मिड कैप कंपनियों का मिल करके चल रहा है, जिससे कि आप लोगों को एक बेहतर लाभ मिल पाए। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, वो भी कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा के विषय में सिर्फ ये बात हो रही है कि क्या ये कंपनी नेक्स्ट मल्टीबैगर है, या कंपनी में एक मार्केट हाइप है, या फिर कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। मैंने आपको बार बार बताया कि किसी भी कंपनी का रिसर्च करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखा करिए कि कंपनी पर एक समय खर्च करिए रिसर्च के बिंदु पर ना। डेटा और नंबर तो आपको हर जगह अवेलेबल है भाई। अगर आपको लगता है कि कंपनी का नाम मिल जाए, चलो मैं आपको बोल देता हूँ, टैक्स माको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। टैक्स माको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। फिर अगर बात करें नंबर्स की, तो स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, ईटी नाउ है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, मतलब न जाने कितने हैं, हर जगह आपको नंबर्स मिल जाएंगे ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बेस्ट आदमी की तरह काम करिए, अस्त व्यस्त आदमी की तरह काम मत करिए। फंडामेंटली रिसर्च करना सीखिए, कंपनी के नंबर्स को ध्यान में रखते हुए उसके पीछे के पिक्चर्स को भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कंपनी टैक्स मार्को के बारे में, जो कि इस वक्त 216 प्राइस पर अपने ट्रेड कर रही है, 216 रुपए पर ट्रेड कर रही है। अगर हम कंपनी के हाई की बात करें तो 232 इसका हाई लगा हुआ है। अगर हम लो की बात करें तो 40 रुपीज लो लगा हुआ है। डिविडेंड की बात करें तो 0.07% का डिविडेंड ऑफर कर रही है। हमने जो फॉर्मूला रखा है किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए, एक तो उनका हमने मार्केट कैप के हिसाब से डिवीजन देखा है ना। हाई और लो हमारा अर्थ नहीं है, हम डिविडेंड को लेकर के हमेशा कहते हैं 0.05% भी अल्टीमेटली आपको हमें देना चाहिए। 0.05% भी आप हमें पे करिए डिविडेंड ना। फिर अगर हम लोग आरओई आरओसी की बात करें तो यहाँ पर आरओसी को हम लोग प्लस मेरिट देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च होता है, हम जो कंपनी को सेलेक्ट करते हैं उसके पीछे हम कहते हैं कि आरओई अल्टीमेटली 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए और आरओसी अल्टीमेटली 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो माइनस पॉइंट है ये बहुत डरावना नहीं है, क्योंकि अभी आगे चलते थे पिक्चर को क्लियर कर रहे हैं। यही चीज सीखने और समझने की होती है कि अगर कहीं पर माइनस है तो क्यों है, अगर कहीं पर कंपनी पर डेट है तो क्या है, कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रेशियो क्या है, डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है, कंपनी के एक्सपेंशन सेल्स का रेशियो क्या है। इस तरीके से ना सारे नंबर्स को बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस करना आना चाहिए, पिक्चर को समझना आना चाहिए। तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इस बात को लेकर डेडिकेटेड है कि हम कैसे अपने 1 लाख स्टूडेंट को इस दुनिया में ना एजुकेट कर सके, हैंड होल्डिंग करते। तो इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। न तो हम सपना बेचते हैं, ना तो 500 रुपए में आपको करोड़पति बनाने का मंत्र रखते हैं, न तो फालतू की कोई इस तरीके की बकवास पर बिलीव करता है। सिंपल सा एक सिलसिला है, इस दुनिया को समझने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। अधूरे ज्ञान के साथ नदी में कूदना कमिटेड टू सुसाइड। बात को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड हमने आपको बता दिया, आरओसी और आरओई बता दिया। धीरे धीरे पिक्चर को पूरी तरीके से हम लोग क्लियर कर लेंगे टैक्स मार्को रेल इंजीनियरिंग के बारे में। हमने अभी आपको बताया कि हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो टैक्स मार्को, ये आपके सामने टोटल रेल सॉल्यूशन। इसका काम क्या है इस कंपनी का, टोटल रेल सॉल्यूशन। अब ट्रेन से रिलेटेड, रेल से रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी सर्व करती है। चलो इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी यात्रा को और बेहतर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। टैक्स मार्को इंजीनियरिंग रेल इंजीनियरिंग करती क्या है, रोलिंग स्टॉक बनाती है, स्टील फाउंड्री करती है, ब्रिज स्ट्रक्चर्स का काम करती है। पहला आपने समझ लिया कि रोलिंग स्टॉक बनाती है, स्टील्स की फाउंड्री करती है और ब्रिज और स्ट्रक्चर्स पर काम करती है। इंजीनियरिंग की कंपनी ना टैक्स मार्को रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो ये काम करती है। दूसरा हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। हाइड्रो इक्विपमेंट्स, जो हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स है ना, जो की जरूरत में रेल्स के प्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है डिब्बे वगैरह बनाने के लिए, तो वहां पर
ट्रैक्शंस एंड कोचिंग का काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग दूसरी बात करें तो रेल की ईपीसी पर काम करती है। तो ओवरऑल देखिए तो कंपनी ने जो कहा था कि भैया हम ट्रेन का ए से लेके जेड तक का सॉल्यूशन है, तो कंपनी वहां पर रेल के काम में काम कर रही है। चलिए आप यहाँ पे थोड़ा पिक्चर के माध्यम से भी देख लीजिए कि किस तरीके से इन लोगों ने ब्रिज, टनल और इस तरीके से सारी चीजों को बना के रखा है। यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्लियर शॉट दिया हुआ है। अब अगर हम कंपनी के थोड़ा चार्ट को समझते हैं माय डियर, एक साल के इनके चार्ट एनालिसिस को देखते हैं, तो यहाँ कोशिश करते हैं कि एक साल में इनको समझने की। देखिए किसी भी कंपनी में ना कोई भी पेनी स्टॉक्स बुरा नहीं होता, मैं कभी भी पेनी स्टॉक से अगेंस्ट में नहीं होता ना। कुछ लोग अगर चाहते हैं कि पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का क्या तौर तरीका होता है, उस पर एक बहुत बेहतर केस स्टडीज बनाई जाए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं, पेनी स्टॉक सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ना, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें मार्केट हाइप करके वैल्यूएशन ट्रैप किया जाता है। तो ये ओवरऑल अगर पेनी स्टॉक्स की केस स्टडीज चाहिए तो पहले आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियो वहां पर दे रहा हूं, जिससे कि आपको वहां पर एक क्लियर विजन मिलेगा और इट विल बी हेल्प टू यू कि आप कैसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम लोग मई 2023 की बात कर लें तो देखिए भैया उस समय जो ये प्राइस ट्रेड कर रही थी ये 60 रुपीज के इर्द गिर्द ट्रेड कर रही थी। फिर उसके बाद अगर हम सितंबर की बात करें, सितंबर 2023 की, तो देखिए इसने अपने फ्रेम को चेंज करके 120 कर दिया। भाई साहब अभी एक साल नहीं लगता ट्रेजेक्टरी में आपको मूव देखते हुए 60 रुपीज से 120 140 का सफर तय कर चुके। मतलब आपका पैसा विद इन अ मंथ 2-3 महीने के बीच में ही डबल करने की क्षमता रखती है। फिर देखिए यहीं पर अगर हम नवंबर की बात कर लें, अभी बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूं भाई, जनवरी 2024 चल रहा है, फरवरी में आप 10 फरवरी को देख रहे हैं, 12 फरवरी को। तो अब आप देखिए कि नवंबर में अगर हम लोग बात कर लें तो 2023 की बात कर लें तो फरवरी से 4-6 महीने पहले की बात देखिए, फिर से ये मूव करते हुए और अपने फ्रेम को यहाँ पर जैन 2024 में 180 रुपीज पर ले आती है। तो 120 से देखिए और 60 से देखिए, 60 से 120, 120 से 180 का सफर तय कर लेती है। इस वक्त जो ट्रेड कर रही है वो अपने हाई पर ट्रेड कर रही है, मतलब 2 to 0 पर ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल हमने चार्ट के माध्यम से चीजों को समझ लिया है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या समझ आया ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो रेल इंडस्ट्री आपको पता है कि हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा स्तंभ है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अहम साधन है। तो जाहिर सी बात है ये उस इंडस्ट्री में सर्व कर रही है, तो कंपनी तो पावरफुल है ही है, लेकिन फंडामेंटल चेक करना हमें जरूरी है। तो थोड़ा सा कंपनी के परफॉर्मेंस की बात कर लें, थोड़ा रेड फ्लैग देने की कोशिश करते हैं कि कहां पर इन्होंने अपने सेल्स एंड एक्सपेंस के रेशियो को ना ठीक ढंग से नहीं रखा है। तो अगर हम लोग मार्च की बात करें 2021 की बात करें तो सेल्स 606 करोड़ की रही है, लेकिन 554 करोड़ का ही इनका एक्सपेंस रहा है। तो यहाँ पर इनका पॉजिटिव साइन है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग 2022 की बात करें तो यहाँ पर 447 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है और 419 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पर भी किसी प्रकार से हमें कोई समस्या नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर हम लोग मार्च 2023 की बात करें तो 835 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है एंड 781 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पर भी कहीं से कोई डाउट नहीं है। अभी दिसंबर की बात कर ले तो दिसंबर 2023 में 896 करोड़ का सेल्स है, 814 करोड़ का इनका एक्सपेंस है। तो कहीं पर भी कंपनी के पास रेड फ्लैग नहीं है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव साइन करते हैं। अब यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी में हमेशा हमने कहा है कि किसी भी कंपनी को ना फंडामेंटली चेक करने के लिए मंथ और मंथ भी चेक करने का एटीट्यूड रखिए, क्वार्टरली भी चेक करिए, हाफ ईयरली भी चेक करिए। इससे क्या होता है ना, इसका मैं आप लोग को जो न्यू व्यूअर्स है वो लोग सुन लें, कई बार ऐसा होता है ना कि आप 12 मंथ्स में किसी प्रकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं करते और अंतिम में ना वहां पे आपको एक अच्छा रिजल्ट दिख जाता है। मतलब 12th का बच्चा पूरे 12 महीने कुछ नहीं पढ़ा और अंतिम में 12 मंथ्स में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया।
तो आपका एक प्रश्न दिमाग में नहीं बनता है, वो प्रश्न बनना चाहिए। और अगर आप वो प्रश्न को इग्नोर करते हैं और आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको टोटल लॉस करने का सिलसिला बना रखे। और मान लीजिए किसी बच्चे ने 12 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छा एफर्ट लगाया, अच्छा डिसिप्लिन था, अच्छा टाइम मैनेजमेंट था, हार्ड वर्क पे बिलीव करता था, लेकिन किसी वजह से अंतिम के 3 घंटे का जो उसका पेपर था वो उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाया और किसी वजह से उसका मेरिट कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भी बाहर कर दीजिए ये कह के कि फाइनल रिजल्ट तो ये रहा। मैंने आपको इस स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको आपकी एनर्जी और आपका टाइम नहीं लग रहा है, आपका यहाँ सबसे कीमती चीज पैसा लग रहा है। तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योरसेल्फ। आपको अपनी चिंता ज्यादा करने की जरूरत है और उसके लिए सिर्फ 2 काम करना है, या तो कंपनी पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा रिसर्च होना चाहिए, तो आपके अंदर नॉलेज गैदर करने की क्षमता, रीडिंग पावर होनी चाहिए, लर्निंग पावर होनी चाहिए, आपके अंदर राइटिंग पावर होनी चाहिए, रिसर्च की पावर होनी चाहिए। सीधा शब्द में बता दूं तो मुझे एक व्यस्त आदमी चाहिए, मुझे अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यस्त आदमी के पास पूरा काम करने का समय होता है और अस्त व्यस्त आदमी के पास कोई काम करने का समय नहीं होता। वो फ्रॉक जंपिंग स्टाइल पर बिलीव करता है, शॉर्टकट पर बिलीव करता है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी भरे शब्द में कहता हूं कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट और एंटरटेन करना कम पसंद करता हूं। तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि यहां पर आप लोगों ने सबसे पहले किसी भी कंपनी का फंडामेंटल ऐसे करके चेक करिए। तो ओवरऑल चाहे हम इसका सीपी ओपीएम निकाल दें, चाहे हम इनके डिप्रेशिएशन कॉस्ट निकाल दें, चाहे हम इनके ऑपरेटिंग को हटा दें, चाहे हम इनके टैक्सेस को हटा दें, तो ओवरऑल टैक्सेस ऑप्शन हटाने के बाद हम थोड़ा इनके नेट पर चर्चा कर लेते हैं। तो नेट 2020-21 की बात करें तो 21 में 20 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा है। 2022 की बात करें तो 6 करोड़ का रहा है। अगर 2023 की बात करें तो 18 करोड़ का रहा है। और अभी अगर लास्ट की बात करें तो 29 करोड़ का इनके पास एक अच्छा पॉजिटिव साइन रहा है, मतलब इन्होंने अपने बुक में अच्छी मजबूती करी है, इन्होंने अपने बुक्स में एक अच्छी रेल चढ़ाई है। तो आप लोग का टैक्स मार्कों को लेकर के क्या रुझान है, क्या सुझाव है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। अगर कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लें, कंपनी के अच्छाइयों को और कंपनी के थोड़े से नेगेटिव साइड्स की बात कर लें, तो मुझे पॉजिटिव साइड ज्यादा देखने को मिल रहा है और नेगेटिव साइड से टाइम बिंग है। टाइम बिंग का मतलब कि जैसे ही कोई कंपनी अपने हाई के इर्द गिर्द पहुंचने की कोशिश करती है तो वहां पर उसके बुक वैल्यू से रिलेटेड, उसकी ट्रेडिंग वैल्यू से रिलेटेड बातचीत शुरू हो जाती है। इसका ग्रेट एग्जांपल आप टाटा मोटर्स को उठाकर देख सकते हैं। लगातार वो अपने हाई पर पहुंचती थी, यूके यूनिवर्सिटी पर चर्चा शुरू हो जाती थी कि क्या करेक्शन हो जाएगा, क्या। अरे भाई, अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी के फाउंडर अच्छे हैं, कंपनी का विजन अच्छा है, कंपनी जो काम कर रही है उसका मार्केट में डिमांड अच्छा है, तो फिर वो कंपनी कितने भी हाई रहेगी उसको तोड़ते हुए एक दिन वो मल्टीबैगर हो ही जाएगी। एमआरएफ की स्टोरी देख ही लीजिए, टीसीएस की स्टोरी, इंफोसिस की स्टोरी, टाटा की स्टोरी, देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज ना। बजाज फिनसर्व वो आपके सामने एक उदाहरण है। तो इस तरीके से तो देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज ना। तो इस चीज को ध्यान में रखा करिए, फंडामेंटली कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिजल्ट, कंपनी रिजल्ट अच्छा देने के लिए कही हुई है। कंपनी जो अपने डिविडेंड पे आउट 21% के साथ ऑफर कर रखी है, दे रही है, तो यहाँ पर कंपनी ठीक है। मैंने आपको बताया था इतने अपने बुक वैल्यू से इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके चल रही है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर काम कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम हुई है, देखो भैया प्रमोटर होल्डिंग अगर कम हो रही है तो इसमें नंबर्स पे मत फंसिए कि प्रमोटर पहले 14% थे अब 9% हो गए। मेरे भाई, प्रमोटर्स ने अगर अपने होल्डिंग्स को कम किया है तो उसके पीछे की स्टोरी समझिए, पिक्चर को समझिए। अगर किसी वजह से कंपनी ने अपने प्लेज किया है स्टॉक्स को तो उसकी स्टोरी को समझिए। हाँ, डरने का विषय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की, भाई अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करके बेच करके बाहर निकल गया, भाग रहा है, बढ़िया एकदम मस्त जीवन चला रहा है, तब तो भाई डरने का विषय है। लेकिन अगर कंपनी में उसने अपने प्लेज को किया है या फिर अपने डेट ऑन इक्विटी के रेशियो को समझा है या फिर उसने अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम करके सर्वाइवल को अच्छा करने की कोशिश की है, तो वहां पे हम लोगों को सजगता से, बड़ी ईमानदारी से रिसर्च करने की आवश्यकता है। इज इट फाइन? तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स को हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा कंपनी के रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है तो नो डाउट आपको इसका इंपैक्ट आपके इसमें भी देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम बात करें 2019-20 से ना, तो इससे पहले के तो सारे सेल्स एक्सपेंसेस आप देख रखे हैं। बस हम थोड़ा सा नेट प्रॉफिट्स पर आ जाते हैं, सीधा सीधा हिसाब किताब खींच के कि भैया चलो 2019 की तरह बात करते हैं। तो 2019 में 75 करोड़ का इनके पास पॉजिटिव था, लेकिन 2020 में
आप देखिए 2020 में आप देखिए -66 करोड़ का इनके पास लॉस था। अच्छा, रेल इंडस्ट्री में काम कर रही है। 2020 की अगर हम बात करें और थोड़ा सा 2021 के करीब में बात करें, मार्च अप्रैल के समय का, तो हमेशा आपको हर एक बैलेंस शीट में एक इम्पैक्ट देखने को मिला होगा। उसका बहुत बड़ा रीजन वो जो आपके कोरोना भाई साहब आए थे ना, ये उनसे रिलेट करता है। तो उन्होंने पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया था, तो ये ट्रेन थी ना, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका देखने को मिला है। तो इसको लेके आपको सीरियस रहना है, लेकिन आपने उसके आगे फ्यूचर देखा। क्या फ्यूचर देखा कि 2020-21 में 12 करोड़ का 12 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, 2020-22 में 18 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, और फिर लगातार प्रॉफिट करते हुए टीटीएम, टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ्स या ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अगर हम इसकी बात करें तो 83 करोड़ का जो है ना, इन्होंने प्रॉफिट अपने बैलेंस शीट में दिया है। तो ओवरऑल अगर हम टैक्स मार्को रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने अपने फंडामेंटल्स की रेलगाड़ी तो बहुत बेहतर चलाई हुई है। बाकी इसको लेकर आपके क्या सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको लगता है ए से लेकर जेड तक स्टॉक मार्केट की दुनिया को समझना है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझना है, ट्रेडिंग, एफ&ओ, डेरिवेटिव्स की दुनिया को समझना है, कंपनी के फंडामेंटल्स, स्टॉक रिसर्च को समझना है, या फिर अपने इसमें करियर स्टैब्लिश करना है, तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके भी हमसे आप बातचीत कर सकते हैं अपने करियर से संबंधित। और यहाँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दूंगा। अगर हम आरओई की बात करें तो 1% है, तो इससे पहले ही हमने बातचीत कर लिया था कि आरओई इनकी कम है। लेकिन अगर हम वहीं पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 72% के साथ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस वर्ष में टीटीएम में 883 मतलब 800 प्लस में परसेंटेज में इन्होंने, स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर भी इनको पॉजिटिव है, 1 ईयर में 327% मतलब 327% का रिटर्न दिया है स्टॉक प्राइस में सीएजीआर का। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लें तो शेयर होल्डर पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स 2021 में 56% प्लस के साथ, ठीक है। अगर हम मार्च 2022 की बात कर लें, 2022 की बात कर लें तो 58 प्लस परसेंटेज के साथ, ठीक है। मार्च 2023 की बात कर लें तो यहाँ पर 58.70% के साथ सेम बने हुए हैं, थोड़ा प्लस ही करते आए हैं हमेशा से, यहाँ से इसमें प्लस किए, यहाँ से इसमें प्लस किए। लेकिन अगर अब ले दिसंबर 2023 की बात कर लें तो 50.16% पर है, यहाँ पर इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कम किया, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। एक्सपेंशन जब भी किया जाता है, और ये जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे चाहे इक्विपमेंट की कॉस्ट हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट हो, मैन पावर की कॉस्ट हो, इसमें ना कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, तो उस कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए अगर कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल रही है तो यहाँ पर कंपनी के मेरिट को मैं पॉजिटिव बात कहता हूँ। बाकी ये प्लस माइनस होता रहता है, प्रमोटर होल्डिंग अपनी चीजों को कम करती है तो उसके पीछे का कुछ रीजन होता है। मैंने आप लोग को रीजंस भी बताया, एक्सपेंशन इनका रीजन रहा है। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी बात आती है प्रेस रिलीज में या इनके नोट्स में तो मैं आप तक ये चीज पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर कहीं पे भी आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको अगर हम कोई अपडेट दें तो वो मिल जाए, ठीक है ना। अगर हम एफआईआई की बात करें तो 3.34% के साथ ये 2021 में बने हुए थे, फिर इन्होंने मार्च 2022 में 1.8% कर दिया, फिर उसके बाद लगातार धीरे धीरे करते हुए अगर आप अभी दिसंबर 2023 की बात करेंगे तो 9.57% के साथ एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बनाई है। आप इसमें इसका मूव देख सकते हैं। अगर हम डीआईआई की बात करें तो शुरुआती में 8.95% मतलब 8% प्लस थे, और यहाँ पर हम देखें तो डीआईआई ने भी अंतिम में 8.80 प्लस परसेंट के साथ अपना यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी हुई है। अगर हम पब्लिक की बात करें, यहाँ गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पहले 31% के साथ पब्लिक थी और अभी भी 31.46% के साथ पब्लिक ने अपना इसमें इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी थोड़ी और एडिशनल लगती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह आप मुझसे हमेशा फील फ्री टू करेक्ट अस, आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। रही बात इस स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने जीवन में सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए।
अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।